नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं उत्तराखंड के रामनगर टाउन में, जहां पर पूरा रामनगर तैयारी कर रहा है अगले 3 दिन के लिए होने वाली एक G20 देशों के प्रतिनिधियों की बैठक की। इसके लिए पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, लेकिन इसके ठीक पैरेलल समाजवादी लोकमंच एक 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, वो भी एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित कर रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि इसी वक्त पर इन्हें ऐसा सम्मेलन आयोजित करने की ज़रूरत पड़ी, जानते हैं समाजवादी लोकमंच के संयोजक मुनीश कुमार जी से। सौरभ जी, जो ये हम लोगों ने 3 दिन का कार्यक्रम रखा है, इसको रखने का मकसद यह है कि जो G20 को जिस तरीके से मोदी सरकार ने अपनी एक उपलब्धि के तौर पे पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया है, तो पहले तो हम देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये विशेष तौर पे मोदी सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। G20 के अंदर 19 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल है और इसका कहीं मुख्यालय नहीं है और इसकी अध्यक्षता बारी बारी से सारे मुल्क करते हैं। पिछले साल इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया कर रहा था, इस साल इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, अगले साल इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि ये मोदी सरकार की बहुत कोई विशेष उपलब्धता नहीं है, ये रूटीन में भारत के पास अध्यक्षता आई है। कोई भी सरकार होती तो भारत ही उसका अध्यक्ष होता। दूसरी बात यह है कि इस G20 के अंदर जो भारत सरकार ने भारत में जो G20 का कार्यक्रम हो रहा है, इसको नाम दिया है एक विश्व, एक परिवार और एक भविष्य। और ये जो नारा दिया है, इसका जो स्लोगन बनाया है, ये इस देश के लोगों के साथ छलावा है और ये उनके साथ धोखा है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये नारा जो है वो छलावा है, ये आयोजन अपने आप में एक किस्म का छलावा है, ऐसा क्यों लगता है आपको? जब भी विकास की बात होती है, बराबरी की बात होती है, तो उसका मूल्यांकन हम ज़मीनी स्तर पर जो काम हो रहा है उस पर करते हैं। नारों से किसी चीज़ का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अब जैसे देखिए कि एक विश्व की बात है, एक परिवार की बात है, तो जब यहाँ पर ये G20 का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो यहाँ पर पंतनगर यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट पर लगभग 100 लोग आएंगे 28 तारीख को, और उनके रास्ते के किनारे जितने भी लोग अपनी जीविका चला रहे थे, अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, रातों रात प्रशासन ने बुलडोजर लगा करके उनको ध्वस्त कर दिया है। तो जो एक विश्व, एक परिवार की बात हो रही है, एक भविष्य की बात हो रही है, तो उसमें वो लोग कहाँ हैं जो सड़क के किनारे अपनी जीविका चला रहे थे। दूसरी बात कि हमारे देश के अंदर आज भी 80 करोड़ लोग सरकार के द्वारा दिए गए 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। तो यदि एक भविष्य की बात है, एक परिवार की बात है, तो इस देश में ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तरफ बहुत बड़े बड़े अमीर लोग हैं जिनके पास अरबों की संपत्ति है, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को जीने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाते। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ये जो एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य का नारा है, ये छलावा है। ये ठीक बात है कि कुछ लोगों को उजाड़ा गया है, लेकिन ये शायद टेम्परेरी तौर पर ही तो उजाड़ा गया होगा। अब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, कुछ बड़ी नीतियाँ उसमें निकल कर आएंगी सामने, जिससे शायद और बहुत सारे लोगों का भला होगा। तो हो सकता है कि टेम्परेरी तौर पर कुछ लोगों को कुछ समस्या आ रही हो, लेकिन भविष्य में शायद कुछ बड़ा बदलाव, कुछ अच्छा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर यहाँ बातचीत हो रही है, उन पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। क्या मुद्दे हैं और उनसे आपकी क्या नई इत्तेफाकी है? जो G20 की बैठक है, इसके 11 उपसमूह हैं, जिसकी पूरे देश भर में लगभग 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी, जैसा कि सरकार बता रही है। और उसी में जैसे साइंस 20 है, वुमेंस 20 है, इकोनॉमिक 20 है, बिजनेस 20 है, तो उसी एक ग्रुप की बैठक है साइंस 20, जिसकी बैठक उत्तराखंड के रामनगर शहर के एक ढिकली गांव में ताज रिजॉर्ट के अंदर होने जा रही है। अब इस बैठक का जो एजेंडा है, उसके 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु है सबके लिए इलाज और बीमारी की रोकथाम। दूसरा बिंदु है हरित ऊर्जा। तीसरा बिंदु है कि समाज को, संस्कृति को विज्ञान से जोड़ना, जो मुख्य बिंदु बताए जा रहे हैं। उसके अलावा जब उत्तराखंड में बात हो रही है तो पर्यावरण पर भी बात हो रही है। अब इसको लेकर के यदि हम लोग देखें तो आज देश के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाओं की हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहली बात तो इलाज लोगों को नहीं मिलता है, और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि पीने का पानी स्वच्छ उपलब्ध कराने से, सैनिटेशन की व्यवस्था से और लोगों को अच्छा रोज़गार और अच्छे आवास देने से ठीक हो सकती हैं। दूसरा, जब स्वास्थ्य की बात आती है तो हम लोगों के देश की स्थिति स्वास्थ्य के मामले में बहुत पिछड़ी हुई है।
डॉक्टर की उपलब्धता के मामले में हम लोग पाकिस्तान और श्रीलंका से बहुत पीछे हैं। वहाँ पर प्रति 10,000 लोग 1,000 लोग हमारे देश से ज़्यादा डॉक्टर उपलब्ध हैं, ज़्यादा बिस्तर उपलब्ध हैं। तो ये जितनी बातें इसके अंदर स्वास्थ्य को लेकर के हो रही हैं, दरअसल उसके पीछे इनकी मंशा यह है कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो नई नई दवाइयाँ ईजाद कर रही हैं, उनका पेटेंट कानून भारत के अंदर सख्ती से लागू हो, वो यहाँ पर अपनी दवाइयाँ बेच करके अकूत मुनाफा कमा सकें। उनका एजेंडा ये नहीं है कि यहाँ के लोगों को वो इलाज उपलब्ध कराएं, उनका एजेंडा यह है कि इलाज के नाम पर वो कितनी ज़्यादा पैसा कमा सकें, है ना। तो स्वास्थ्य और उसकी देखभाल की जो बात है उस पर हमारा ये पक्ष है। दूसरी बात ये कह रहे हैं हरित ऊर्जा की बात, तो दुनिया के अंदर हरित ऊर्जा होनी चाहिए, इससे किसी का इनकार नहीं है। अब हरित ऊर्जा के नाम पर ये जल विद्युत परियोजनाएँ पूरे उत्तराखंड में लगा रहे हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्र में लगा रहे हैं, और उसमें जो ये परियोजनाएं लगा रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उसके अंदर 10 किलोमीटर लंबी 12 किलोमीटर लंबी सुरंगें खोद रहे हैं, और पावर हाउस में पानी डालने के लिए जो सुरंगें खोद रहे हैं उसमें विस्फोटकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो बसी हुई आबादी है, उनके घर ढह रहे हैं, उनको अपने घर से विस्थापित किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। और लैंको का प्रोजेक्ट है, LNT का प्रोजेक्ट है, वो आज की तारीख में बंद है। और जब हम लोग 2013 में केदार आपदा आई थी और जब हम केदार घाटी गए थे, तो हम लोगों ने देखा कि इन पावर प्रोजेक्ट ने आपदा को बहुत विकराल रूप दे दिया है। अब हम आते हैं तीसरे मुद्दे पर कि समाज को विज्ञान से और संस्कृति से जोड़ना। तो ये तो कौन नहीं चाहेगा कि समाज विज्ञान और संस्कृति से जुड़े, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो हमारे देश की सरकारें हैं, G20 के एजेंडे में तो रख देते हैं कि विज्ञान से समाज को जोड़ना है, लेकिन जीवन में क्या हो रहा है। यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन्होंने पिछले साल एक बयान दिया कि हमने एक ऐसा ऐप बना लिया है जिससे बारिश हो सकती है। नैनीताल उधम सिंह नगर की जो लोकसभा सीट है उससे सांसद बने हैं, और जो रक्षा राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट जी, उन्होंने कुछ समय पहले देश की संसद में बयान दिया कि पहाड़ के अंदर आकाशगंगा का पानी पीने से नॉर्मल डिलीवरी होती है ना। तो मोदी जी ये बयान देते हैं कि नाली की गैस से जो है आप खाना पका सकते हैं। तो जब आपके राजनेता संसद में बैठ करके मीडिया के माध्यम से अपने कार्यक्रमों में जब इस तरीके के बयान देंगे, तो ये जिस तरीके की वैज्ञानिक बैठ करके जितनी बातें करेंगे वो सारी बातें औचित्यहीन हो जाएंगी। इसलिए ये जितने भी एजेंडे इसके अंदर इन्होंने शामिल किए हैं, इन एजेंडे को केवल इन्होंने जनता के सामने प्रस्तुत किया है, जैसे हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। तो मेरा एक सवाल तो ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि जब इतना अवैज्ञानिक यहाँ पर लोगों का मानस है, लोगों की चेतना का स्तर इस तरह का है, तो ये G20 की बैठक होने के बाद में जो भी कुछ आगे के लिए पॉलिसीज़ तैयार होंगी, उनसे शायद इसमें कुछ लाभ मिले? आपको नहीं लगता कोई ऐसी इंटेंशन आपको क्यों नहीं दिखाई देती? 1999 में G20 का गठन हुआ, और आज हम लोग बात कर रहे हैं 2023 में, यानी कि 24-25 साल G20 को बने हुए आज हो चुके हैं। और इसके अंदर जितने देश शामिल हैं उनके बीच में जो एकता होनी चाहिए पूरी दुनिया को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, आवास, पानी, सड़क, बिजली, ये सब उपलब्ध कराने की, वो एकता नहीं है। उनके बीच में झगड़े हैं। झगड़े किस बात को लेके हैं कि कच्चे माल पर किस स्रोतों पर किसका कब्जा होगा, फैक्ट्री कौन चलाएगा, कौन लगाएगा, पूंजी निर्यात कौन करेगा, मुनाफा ज़्यादा कौन ले जाएगा। और हालत यह है कि भारत के अंदर जब ये बैठक हो रही है, तो यहाँ पर अभी इसी महीने की 1 और 2 मार्च को विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। उस बैठक में जो साझा प्रस्ताव आया, जॉइंट डिक्लेरेशन आया, उसमें रूस और चीन ने उसमें साइन नहीं किए, और वो साझा प्रस्ताव आ ही नहीं पाया। और उसके अंदर मूल बात ये थी कि इस बात को रखा गया था कि जो यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है वो गलत किया है, उसकी निंदा की गई थी। तो रूस के विदेश मंत्री ने यह कह करके आपत्ति जताई कि आपने अफ़गानिस्तान और इराक पर जो हमले किए हैं उसके बारे में भी इसको लिखो, कोसोवो के आपने टुकड़े कर दिए उसके बारे में भी आप लिखो। तो दरअसल इसके अंदर जितने भी देश शामिल हैं उनकी बंदर बाट की पॉलिसी है। इसके अंदर शामिल होकर के दूसरे देश को कैसे वो पटकनी दे सकते हैं, कैसे उनके बाज़ारों पे कब्जा कर सकते हैं, कैसे वहाँ पर अपने माल को ज़्यादा बेच सकते हैं, इसको लेकर के इनके झगड़े हैं और वो होते रहते हैं। और इनकी हालत यह है कि यदि वहाँ पर बैठ कर के बातचीत से, दबाव की राजनीति से इनके झगड़े नहीं निपटते तो ये आक्रमण पर उतारू हो जाते हैं। और इसलिए इन मंचों का इस्तेमाल ये केवल नेगोशिएशन के लिए करते हैं, ये जनता के हित के लिए नहीं करते। ये अभी तक का इतिहास है।
चलिए G20 की तो ये बात हो गई, लेकिन आपको क्या लगता है, आपका क्या मॉडल है, होना क्या चाहिए? ये जो कुछ भी कर रहे हैं आपको लगता है गलत है, तो फिर सही क्या है? सौरभ भाई देखिए, ऐसा है कि दुनिया के जो देश हैं वो एक साथ बैठे और दुनिया के विकास पर बात करें, उस पर रणनीति बनाएं और तकनीक का और सामानों का आदान प्रदान हो, इस चीज़ से किसी का इनकार नहीं हो सकता, है ना। पूरी दुनिया एक आपस में जुड़े, लोग आपस में मिलजुल करके रहें, उनके बीच में झगड़े ना हो, है ना। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि यदि हम भारत के लोगों को अच्छा जीवन देना चाहते हैं तो कुछ काम हमको इस देश के अंदर प्राथमिक तौर पर करने पड़ेंगे। पहला काम क्या है कि हमारे देश का जो संविधान है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो मूल अधिकार है और एक नीति निर्देशक तत्व है। तो जो मूल अधिकार हैं वो बहुत सीमित हैं और उसमें आपको रोज़गार का अधिकार नहीं है, वो नीति निर्देशक तत्व में है। स्वास्थ्य का अधिकार नहीं है, वो नीति निर्देशक तत्व में है। जो शिक्षा का अधिकार है वो 14 साल तक के बच्चों को के लिए है, यानी कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए है। तो पहला काम तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारत के संविधान में कुछ संशोधन होने चाहिए, उसके अंदर एक नयापन आना चाहिए और उसके अंदर इस बात को दर्ज होना चाहिए कि जो व्यक्ति इस देश के अंदर काम करना चाहता है उसको रोज़गार देने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार यदि रोज़गार नहीं दे सकती है तो उसको बेरोज़गारी भत्ता दे। दूसरा, हमारे देश के अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनकी उसमें से लगभग 50,000 डॉक्टर अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में, दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाकर के काम कर रहे हैं। पिछले साल 2022 में 18 लाख लोगों ने नीट की परीक्षा दी, जिसमें से लगभग 10 लाख लोगों ने परीक्षा को पास किया और उसमें से सरकार 1 लाख से भी कम लोगों को डॉक्टर बनाएगी, जबकि डॉक्टर की उपलब्धता हमारे देश में बहुत कम है। तो सरकार चाहती तो उन सारे लोगों को मेडिकल कॉलेज खोल करके और निःशुल्क या बहुत कम फीस लेकर के डॉक्टर बना करके लोगों के इलाज में लगा सकती थी। लेकिन सरकार क्या कर रही है कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वो पीपीपी मोड पर खोल रही है और वो मुनाफे के लिए चल रहे हैं। जो डॉक्टर उसके अंदर बनता है वो मुनाफे के लिए काम करता है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिए सारे के सारे स्वास्थ्य ढांचे का। जितनी दवाइयाँ बन रही हैं, जितने हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, जितना भी सिस्टम है, इसका पूरा राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और ये मौलिक अधिकारों में शामिल होना चाहिए। कोई भी आदमी बीमार है तो उसको जो बेहतरीन इलाज है वो उसको निःशुल्क सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाए। तीसरी चीज़ हम ये कहना चाहते हैं कि भारत के अंदर शिक्षा का ढांचा है ना बहुत बराबरीपूर्ण है। दूनी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनके बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। एक तरफ बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल हैं, दूसरी तरफ छोटे छोटे स्कूल हैं, उनके बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। तो शिक्षा का ढांचा बदला जाना चाहिए। सारे स्कूल जो है सरकार चलाए, उनका उच्चीकरण करे, मातृभाषा में वैज्ञानिक शिक्षा दे, तर्कपरक शिक्षा दे और जो उसके अंदर व्यक्ति तैयार हो वो एक विज्ञान से और मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण मानव तैयार हो, है ना। ये चीज़ें पहले तो संविधान में करने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि हमारे देश की जो खेती है वो आज लगातार पीछे जा रही है। तो यदि आप उसको उन्नत बनाना चाहते हैं तो उसको बड़ा बनाना पड़ेगा। उसको यानी कि खेती को बड़े चकों में जो है तब्दील करना पड़ेगा। उसके दो तरीके हैं। एक तो भारत सरकार का तरीका है जो कृषि बिल लेकर के आई थी कि जो छोटे किसान हैं वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के आगे अपनी ज़मीन को गिरवी रख दें या उनकी इच्छानुसार खेती करें। दूसरा कोऑपरेटिव और समाजवादी रास्ता है कि यदि कोई छोटा खेत है तो आसपास के किसान मिलें और अपनी खेती का जो है कोऑपरेटिव बनाएं और सरकार उनको उत्पादन भी खरीदे और उनको जो है दवाइयाँ, बीज और जितने भी यंत्र हैं, ट्रैक्टर हैं, कंबाइन है, वो सब उपलब्ध कराए। तो यहाँ से खेती का एक मॉडल बन सकता है। और तीसरी चीज़ ये है कि भाई जो भारत के अंदर जो श्रमिक वर्ग है ना, जो मेहनत से सारी चीज़ें पैदा करता है, जब वो उत्पादन से सारी चीज़ें पैदा करता है तो उसका मालिकाना पूंजीपतियों के पास है। तो उसका मालिकाना भी मज़दूरों के पास हो, श्रमिक वर्ग के पास हो। इस तरीके का सिस्टम भारत के अंदर बने कि जो फैक्ट्री का उत्पादन है उसका जो मालिकाना है वो एक व्यक्ति की जगह ना हो करके पूरे के पूरा जो मजदूर वर्ग है, जो उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं, उनका मालिकाना हो, है ना। और यहाँ का जितने भी जल, जंगल, ज़मीन, तालाब, नदियाँ, ये जितने भी हैं, ये राष्ट्र की संपत्ति घोषित की जाए, है ना। जब तक इस तरीके की चीज़ें देश के अंदर परिवर्तन नहीं लाए जाएंगे, इस तरह के कार्य देश के अंदर नहीं किए जाएंगे, तब तक लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल सकता है, तब तक लोगों का जीवन नहीं बदल सकता है।
तो ये थे हमारे साथ मुनीश जी, समाजवादी लोकमंच के संयोजक। आपने देखा कि उनका क्या मत है G20 जैसे सम्मेलनों के बारे में और उनका क्या विज़न है इस देश को लेकर, इस देश के विकास को लेकर। उम्मीद है कि उनकी जो समझ है वो लोगों तक पहुंचेगी और आम जनता भी उनके विज़न को समझने की कोशिश करते हुए सरकारों के सामने इसी किस्म की मांगें रखेंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।